औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा. Today the topic of our discussion is cell structure and function. It means that whether cell is the basic unit of living organism and what are the things which form the cells, and these things creates what type of function to make the living body. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. One of the most important concept in biology is that the basic unit of structure and function in living organism is a cell. तो चूँकि हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बुनियादी यूनिट जो है वो सेल है, स्ट्रक्चरल के लिहाज से भी और फंक्शन के लिहाज से भी. स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि अगर एक चीज़ बनी है तो वो किन किन चीज़ों से बनी है. मिसाल के तौर पर दीवार जो बनी है वो ईंट से मिलकर बनी है, तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने हैं वो सेल्स के कम्बिनेशन से बने हैं. एड फंक्शन, और ये सेल जो है ये बुनियादी फंक्शंस भी अदा करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेल ना हो तो हमारे पास रिस्पायरेशन नहीं होगी, अगर सेल ना हो तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, अगर सेल ना हो तो हमारे पास एंजाइम मेटाबॉलिज्म में रोल नहीं अदा करेंगे. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बका देते हैं ये सब इनसाइड द सेल होते हैं. It is the important It is the smallest unit that can carry out all activities of life. तो ये जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कि तमाम तर एक्टिविटीज़ ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी हैं वो यही सेल्स परफॉर्म करता है. सेल्स के अंदर भी स्मॉलेस्ट यूनिट और भी हैं, लेकिन अगर ये दो चीज़ें लिए जाएं कि स्ट्रक्चर भी लिया जाए और फंक्शन भी लिया जाए तो सबसे इंडिविजुअल यूनिट जो है वो सेल आता है. बाकी इसके अंदर ऑर्गेनेली भी होते हैं जो कि भी अपना फंक्शन जो कि सेल्स के लिए अपना फंक्शन अदा करते हैं और सेल कंबाइन होकर पूरे बॉडी के लिए फंक्शन अदा करते हैं. सेल्स और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जो सेल होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. यानी अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक ब्लॉक बिल्डिंग लिया जाए तो इस बिल्डिंग के लिए जो ईंट ज़रूरी होते हैं वो होते हैं सेल. यानी सेल मिलकर बॉडी के पूरे बिल्डिंग को बनाते हैं. अब ये सेल क्या होता है और हम किस तरह जानेंगे कि ये चीज़ सेल है, तो इसके लिए हमारे पास है एक सेल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस. इसके कुछ पॉइंट्स हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मिनी सेल्स. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम ये कह सकते हैं कि वो सेल से बने. अगर सेल से बने हैं तो या तो एक सेल से बने होते हैं या ज़्यादा सेल से बने होते हैं. ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल. ज़रूरी बात है चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इब्तिदा जो होती है वो ज़ायगोट से होती है, और ज़ायगोट जो है वो सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, फिर वो डेवलप करा जाता है. और एडल्ट में हम ये कह सकते हैं कि 3 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद है. ये 1 से 3 ट्रिलियंस तक जाना ये ज़रूरी बात है कि सेल डिवीज़न होती है. अब ये सेल डिवीज़न किस तरह होती है, पहले से जो सेल बना होता है उससे नेक्स्ट सेल आता है जिसको हम पहले जो होता है उसको पेरेंट सेल कहते हैं और जो बाद में आता है उसको डॉटर सेल्स कहते हैं. ये डॉटर सेल्स इसलिए कहते हैं कि चूँकि जो नया आने वाला सेल है वो बी पर आगे डिवाइड करता है, इसलिए हम इसको डॉटर सेल कहते हैं, सन सेल्स नहीं कहते. सेल्स कंटेन द हेरिडिटी मटीरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ पास्ड फ्राम पेरेंट टू डॉटर सेल.
अब सेल के लिए ये ज़रूरी है, चूँकि हम सेलुलर थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, तो सेल के लिए ये ज़रूरी है कि इसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल होना चाहिए। चूँकि बाप से पेरेंट से डॉटर सेल्स बनते हैं, अब पेरेंट से डॉटर सेल को कुछ खसूसियात भी मुंतकिल होनी चाहिए जो कि हेरिडिटी मटेरियल के ज़रिए से नेक्स्ट जनरेशन को जाती हैं। और ये हेरिडिटी मटेरियल जो है ये या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। इसका मतलब है कि डीएनए आरएनए भी सेल्स में होना ज़रूरी है। ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस विद इन द सेल। चूँकि हमने पहले पढ़ा कि फंक्शन जो है वो भी सेल अदा करते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी बात समझ आती है कि जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो इनसाइड द सेल होता है। आउटसाइड द सेल इन द फ्लूइड्स आर एंटर बिटवीन द सेल्स दैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी। ये फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी इनसाइड द सेल हों तो फिर ये गुड फंक्शन है बॉडी का। अगर ये मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द सेल होता है तो ये बैड फंक्शन ऑफ द बॉडी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है यानी शुगर का पेशेंट है, उसमें अगर ये ग्लूकोज नहीं जाता सेल्स के अंदर और ये बाहर ब्लड में अपना मेटाबॉलिज्म करता है, तो एज ए रिज़ल्ट वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज़ होने से बहुत बढ़ जाने से, अगर बहुत बढ़ जाए 760 ppm पर पहुँच जाए तो बंदा मर भी जाता है। तो इसका मतलब है अगर वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी है तो नॉर्मल जो मैकेनिज्म है वो मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल होना चाहिए, आउटसाइड द सेल नहीं होना चाहिए। अगर आउटसाइड द सेल मेटाबॉलिज्म होता है तो ये एक डिसऑर्डर क्रिएट करता है। अच्छा, तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से हमें ये बातें अखज़ हुई कि एक सेल के होने के लिए ये ज़रूरी है, अगर हम एक सेल को पहचानें कि ये सेल है ये चीज़ या ये सेल नहीं है, तो इसको हम पहचानेंगे एक चीज़ से कि हेरिडिटी मटेरियल डीएनए इसमें मौजूद होना लाजमी है। और यही वो वजह है कि इनसाइड द सेल भी हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो लिविंग है और सेल मेम्ब्रेन और जो है प्लांट सेल वॉल वो नॉन लिविंग है। वजह यह है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डीएनए या आरएनए नहीं पाया जाता, जबकि इनसाइड द न्यूक्लियस या इनसाइड द साइटोप्लाज्म जो हेरिडिटी मटेरियल है विच इज़ आइदर डीएनए और आरएनए दे आर प्रेजेंट। तो इसके बाद हम ये स्टडी करते हैं कि ये सेल के अंदर हम किस तरह जाते हैं, सेल के अंदर की दुनिया को हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, किस तरह हम सेल्स को अंदर से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या रोल्स अदा करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है सेल के अंदर का और सेल के अंदर का फंक्शन क्या है। ये हम डिस्कस करते हैं जब हमारे पास टेक्निक्स हो और माइक्रोस्कोप्स हो। तो टेक्निक्स यूज्ड इन द सेल बायोलॉजी, माइक्रोस्कोपी मेक्स अ वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्स। सेल को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप से आप मेजरमेंट कर सकें, और इस मेजरमेंट्स को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। टू सी द ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। However, techniques are also needed if the function of organelle are to be studied। तो सिर्फ सेल को देखने के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप का होना ज़रूरी है, और अगर हम चाहें कि सेल के अंदर का जो ऑर्गेनेली है उनके फंक्शंस को भी डिस्कस करें, उनके फंक्शंस को भी हम समझ सकें, तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स का होना भी ज़रूरी है। अब ये टेक्निक्स कौन कौन से हैं और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं यह हम अभी जानेंगे। वेरियस टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग एंड एग्जामिनिंग वेरियस सेल कंपोनेंट्स। मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं, और यही टेक्निक्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि हम आइसोलेट कर सके और एग्ज़ामिन कर सके इनसाइड द सेल, जो कि सेल के कंपोनेंट है उसको हम देख सके, और जो सेल के कंपोनेंट है जो एक फिक्स्ड है इनसाइड द सेल उनको हम पहले आइसोलेट कर सके। फॉर एग्जांपल है न्यूक्लियस, सेरेब्रोसोम, ये सब इनसाइड द सेल पैक हैं, और अगर हम किसी चीज़ के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करना चाहें तो ज़रूरी है कि हम उससे बाकी जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उससे आइसोलेट करें और फिर उसको एग्ज़ामिन करें। ऑफ दीज इन टेक्निक्स में हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, टिश्यू कल्चर है, क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एंड आर द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स। ये जो टेक्निक्स हैं ये बहुत सी इस्तेमाल होते हैं रिसर्च में। द एग्जामिनेशन ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज
टू प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। सेल को एग्जामिन करने के लिए और सेल के कंपोनेंट्स को एग्जामिन करने के लिए हमारे पास जो टोटल डिपेंडेंसी होते हैं, हमारा जो पूरा का पूरा दारोमदार होता है कि हम सेल को कितनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वो दारोमदार होता है मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप के ऊपर। और मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप ये हम किस तरह निकाल सकते हैं। माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, जिसको एक को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और एक को हम कहते हैं आई पीस। तो जितनी मैग्नीफिकेशन पावर होती है ऑब्जेक्टिव की और जितनी मैग्नीफिकेशन पावर होती है आई पीस की, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो रिज़ल्ट आता है वो आपके पास मैग्नीफिकेशन होता है। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन वो होता है कि एक चीज़ का एक असल साइज़ है, आप उसके असल साइज़ को कितनी टाइम्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक चीज़ का असल साइज़ है वो 5 मिलीमीटर है और आपने कोई ऐसी लेंस इस्तेमाल कर ली जिसने आपको वो 5 मिलीमीटर का साइज़ 10 मिलीमीटर में दिया है, तो इसका मतलब है आपने एक के बदले 2 टाइम्स उसको इंक्रीज़ किया। और हम कहेंगे कि मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस लेंस इज़ 2 टाइम्स। लेट्स से मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस is multiplied by आई पीस is equal to magnification power. For example, 10 multiply 6, that is 60 is the magnification power. If the objective lens have magnification of 40x and the eyepiece have the magnification of 6, then the magnification of the whole microscope will be 240, because 40 multiplied by 6 is equal to 240. Same here, 10 multiplied 10 is equal to 100 and 40 multiplied by 10 is equal to 400. तो जितने आपके इंडिविजुअल जो लेंस हैं उनकी बढ़ती जाएगी मैग्नीफिकेशन, उसी सेम इंक्रीज़ आएगा टोटल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन पावर में। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन वर्सेस मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। किसी भी माइक्रोस्कोप की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि रिजोल्यूशन होती है या मैग्नीफिकेशन होती है। रिजोल्यूशन क्या होती है? Resolution or magnification of microscope. The biologists who study cells use different devices and precise techniques in their efforts to develop exact description of cell and their parts. जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइक्रोस्कोप भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी इस्तेमाल करते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल को, न्यूरॉन सेल्स को स्टडी करने के लिए भी डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से टेक्निक्स भी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सेल्स की दुनिया को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करें, उसको अच्छी तरह से समझ सकें। देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज़ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। जो बायोलॉजिस्ट सेल्स को स्टडी करते हैं वो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप को बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है सेल को स्टडी करने के लिए। इट इज़ वेरी यूज़फुल बट इट इज़ लिमिटेड बाय द नेचर ऑफ एनर्जी इट यूजेस लाइट। ये बहुत अहम है लाइट माइक्रोस्कोप, लेकिन इसका एक हद है कि अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से इसका एक हद है कि ये लाइट को ज़रूर इस्तेमाल करेगा। यानी आपको एक चीज़ को एग्ज़ामिन करना है, इसको डे टाइम पर एग्ज़ामिन करेंगे। अगर लाइट नहीं है और तारीख है तो आप लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। द लिमिटेशन ऑफ एनी माइक्रोस्कोप डिफाइंड एज रिजॉल्विंग पावर। किसी भी माइक्रोस्कोप का जो लिमिट ऑफ विजुअलाइजेशन है कि आप एक चीज़ को देख सकते हैं या नहीं सकते, इस लिहाज से जो हमारी हद है जिससे हम आगे नहीं जा सकते, वो है रिजोल्यूशन पावर। रिजोल्यूशन पावर क्या होता है? द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश क्लोज ऑब्जेक्ट एज बीइंग सेपरेटेड फ्राम वन अनदर। ये वो एबिलिटी है माइक्रोस्कोप की जिसमें हम दो चीज़ें जो बहुत ही करीब तरीन रखी गई हों उसको हम इंडिविजुअली सेपरेट करके देखते हैं। यानी दो चीज़ें हैं, उसके माबेन 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन आप दूर से उसको देखते हैं, आपको नज़र नहीं आता, तो एक लेंस आप इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको अच्छी तरह से डिफरेंट देख सके, ताकि उसकी बाउंड्रीज को आप अच्छी तरह से देख सके और यह समझ सके कि ये दोनों
जो हैं ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। द रिजोल्यूशन पावर फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिजोल्यूशन इस तरह कह सकते हैं कि लेट्स से ये वर्ड्स हैं, इसके माबेन एक स्पेशलाइज्ड डिस्टेंस है। अब अगर आपको इसको माइक्रोस्कोप से देखते हुए बहुत बड़े बड़े नज़र आएंगे और इसके दरमियान जो बाउंड्री है वो बहुत बड़ी बड़ी नज़र आएंगी। तो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट जो बहुत नज़दीक है उसको अब दूर दूर करके देखते हैं कि वो अच्छी तरह आपको दिखाई दे। रिजोल्यूशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 250 नैनोमीटर। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका रिजोल्यूशन पावर है 250 नैनोमीटर। इसका मतलब है अगर दो चीज़ें 250 नैनोमीटर के फासले पर हों तो भी ये आपको ये दोनों चीज़ें डिफरेंट करके दिखा सकता है। दिस रिजोल्यूशन पावर इज़ 500x इज़ दैट ऑफ द नेक्ड आई। ह्यूमन आई की रिजोल्यूशन पावर के मुकाबले में ये जो रिजोल्यूशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप का ये 500 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर एक चीज़ ह्यूमन बॉडी को नहीं दिखती वो ज़रूर माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है, और अगर माइक्रोस्कोप को एक चीज़ दिख सकती है तो वो ह्यूमन आई नहीं देख सकती क्योंकि 500 गुना कम है माइक्रोस्कोप से, तो वो उसको रिजॉल्व ह्यूमन बॉडी जो है वो उसकी रिजोल्यूशन कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। The human naked eye can differentiate between 2 points at least 1 millimeter apart। जो ह्यूमन का रिजोल्यूशन पावर है वो हमें इतना दिखा सकता है कि हम अगर दो चीज़ें 1 मिलीमीटर के फासले पर हों और हम इनको अलग-अलग देख सकते हैं। बाकी अगर 1 मिलीमीटर से कम फासले पर दो चीज़ें रखी जाएं तो ह्यूमन आई को ये चीज़ें इकट्ठे नज़र आएंगे, और अगर ये चीज़ें 1 मिलीमीटर के फासले से कम हो तो वो इकट्ठे नज़र आएंगे। अगर 1 मिलीमीटर के फासले तक पहुंच जाए तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंट लाइट माइक्रोस्कोप हैव बीन डेवलप्ड विद रिजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन पावर। मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोस्कोप हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर रखते हैं, और किसी माइक्रोस्कोप की वैल्यू भी इसलिए बढ़ जाती है कि उसकी रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर कितनी ज़्यादा है। सो इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हैं वो सबसे कीमती हैं, और जो इसी वजह ये है कि उसका रिजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है और मैग्नीफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा है। तो किसी माइक्रोस्कोप को इवैल्यूएट करने के लिए कि वो कितना कीमती है और अपने फंक्शन के लिहाज से भी और कीमत के लिहाज से, तो ये रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर के लिहाज से होता है। मैग्नीफिकेशन एज अ मीन ऑफ इंक्रीजिंग द अपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड टू अ रीजनेबल साइज। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन ये होता है कि किसी चीज़ का एक अपरेंट साइज़ है, आप उसको रीजनेबल साइज़ तक बढ़ा देते हैं। अपरेंट साइज़ का मतलब है जो कि आंख से दिखी जा सकती है, और आंख से दिखी जाने वाली चीज़ को आप बहुत बड़ा के साइज़ के लिहाज से बढ़ा के दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आंख जो है वो एक चीज़ को दिखती है कि वो 1 मिलीमीटर, आपने उसको 100 मिलीमीटर करके दिखाया, तो इसका मतलब है कि आपने जो चीज़ इस्तेमाल की वो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर 100x है। इस x इसकी यूनिट है। With a light microscope, a specimen could quite easily be magnified by as much as 10,000 times। तो मैग्नीफिकेशन पावर जो है लाइट माइक्रोस्कोप की वो कितनी है? 10,000 टाइम्स है, यानी एक ऑब्जेक्ट को ये 10,000 गुना तक बढ़ा सकता है। अब ये लाइट माइक्रोस्कोप इसकी वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि लाइट जो वर्ड है उसमें जी जो है उसका अपर जो पोर्शन है उसमें 1 0 आता है। यह माइक्रोस्कोप में ओ जो है पहला ये 1 0 है, और स्कोप में जो ओ है दूसरा वो 1 0 है, और ई जो है वो 1 0 है। यानी माइक्रोस्कोप के वर्ड में 3 0 पूरे हो गए और लाइट के वर्ड में 1 0 पूरा हो गया। इसका मतलब है 1 लगा दे और इसके साथ 4 0 लगा दे तो ये आपके पास मैग्नीफिकेशन पावर आएगी किसकी? ये जो है लाइट माइक्रोस्कोप की। फॉर्चुनेटली वी नीड नो लॉन्गर बी लिमिटेड बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। हमारी अच्छी किस्मत है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप को नहीं इस्तेमाल कर सकते, इससे भी अच्छी रिजोल्यूशन पावर की चीज़ें हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी नो नाउ हैव ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारे पास अभी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आए हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो
10 लाख है, दैट इज़ आल्सो 1 मिलियन। यह 10 लाख की वैल्यू जो है आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम इसको देखें तो इलेक्ट्रॉन का वर्ड है ये ई का जो ऊपर पोर्शन है ये फॉर एग्जांपल हम एक ज़ीरो कंसिडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में ई 2 बार हैं और एक ओ है तो ये 3 ज़ीरो इसमें पूरे होते हैं। और माइक्रोस्कोप जो है ये एक ओ 2 ओ हैं इसमें और एक लास्ट में ई है तो 3 ज़ीरो इसमें पूरे होते हैं तो 6 ज़ीरो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पूरे होते हैं। इसका मतलब है एक लगा दे और उसके साथ 6 ज़ीरो लगा दे तो ये हमारे पास क्या आता है, मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वन रिसेंट इनोवेशन, एक अभी इजाद हुई है द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि स्कैन करता है एक बॉडी को 3 डायमेंशन से, तीनों तरफ से एक बॉडी को दिख सकता है। इसमें ऐसे लेंसेज होते हैं कि वो घूमते हैं और 3 तरफ से किसी भी बॉडी को आपको दिखा सकते हैं, जो भी चीज़ है वो आपको 3 तरफ से दिखता है।